हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट चलेंगे। यह वीडियो क्लास 11th के लिए है और साथ ही साथ CA, CMS, CF फाउंडेशन कोर्सों के लिए है। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यानी कि डिप्रिसिएशन अकाउंट को स्टार्ट करने से पहले हमारे हाथों में कुछ नोट्स है जो कि बना करके हमने रखा है। जिन लोगों को ये नोट्स लेना है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए और वहाँ से आप ये ले सकते हैं। देखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में हम लोग इसका देखेंगे, आज थ्योरी देखेंगे। ठीक है ना, डिप्रिसिएशन क्या होता है, किस टाइप्स के होते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट, डिमेरिट्स, ऑब्जेक्टिव फीचर्स, ये सभी आज हम लोग इसमें देखेंगे। डिप्रिसिएशन, ठीक है ना, ये जो शब्द है डिप्रिसिएशन, इसका अर्थ होता है, अगर हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसको हिंदी में ह्रास कहते हैं। ठीक है, ह्रास क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है वो समझिएगा। सपोज डैट आपने एक मोटरसाइकिल खरीदा, पर डे आप उसका यूज करते हैं। सपोज आपने एक मोटरसाइकिल खरीदा है 50,000 का, ठीक है ना, नया मोटरसाइकिल खरीदा है 50,000 का। हालांकि 50,000 से अबव ही होते हैं, लेकिन 50,000 मान करके चलते हैं। सपोज डैट आपने इस मोटरसाइकिल को यानी कि बाइक को आपने पर डे यूज करते हैं, परचेस किए हैं तो यूज भी करेंगे हम लोग, है ना, यूज करते हैं पर डे। अब आप जो है 2 साल इसको यूज किए, कितने साल यूज किए आपने, 2 साल यूज किए हैं। ठीक है, अब 2 साल के बाद अगर इस बाइक को आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है, अब 2 साल के बाद इस बाइक को सेल करना चाहते हैं तो खुद सोचिएगा आपको क्या 50,000 यानी कि 50,000 वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। मे भी हो सकता है कि 30,000, 30,000, मे भी हो सकता है 35,000, जो भी हो, लेकिन आपको ये 50,000 का अमाउंट जो है आपको नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा, क्यों नहीं मिल पाएगा भाई? आपका गाड़ी भले ही कंडीशन में क्यों ना हो, कितना अच्छा क्यों ना वेल मेंटेन्ड करके रखे, फिर भी आपको जो है 50,000 नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सामने वाला जो खरीदार होंगे, कस्टमर होंगे, वो बोलेंगे कि भैया देखिए बात है ऐसा कि आपने इस गाड़ी को 2 साल यूज किया, इट मीन्स गाड़ी का मशीन जो है अंदर वो कुछ ना कुछ खिया गया होगा। हम लोग के लोकल लैंग्वेज में बोले तो खिया जाना, ठीक है ना, वैल्यू खत्म होना, खिया जाना, यूज करते करते खिया जाता है। तो यानी कि आपका मशीन जो बाइक है वो भी खिया गया है, इसलिए हम आपको 50,000 तो नहीं दे सकते हैं, 30,000, 35,000 इतना दे सकते हैं, है ना। यानी कि अगर सपोज डैट 50,000 का बाइक था, उसको 30,000 दिया, ठीक है ना, वैल्यू का, यानी कि 20,000 जो आप देख रहे हैं, ये 20,000 जो देख रहे हैं ना, यही है अमाउंट, डिप्रिशिएटेड अमाउंट। यही अमाउंट जो है आपका क्या है, डिप्रिशिएटेड अमाउंट। यानी कि आप यह कहिएगा कि मेरा गाड़ी जो है, गाड़ी का 20,000 का वैल्यू खिया गया, खत्म हो गया। इट मीन्स इससे हम लोग को यह मालूम चलता है कि डिप्रिसिएशन जो होता है वह असेट पर ही होता है। डिप्रिसिएशन असेट पर ही होता है, और असेट में जो फिक्स्ड असेट होते हैं यानी कि नॉन करेंट असेट के अंदर जो फिक्स्ड असेट होते हैं उसी पर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है ना। फिर और एक बात और जानिए, डिप्रिसिएशन जो होता है कभी भी आपका फेस वैल्यू से अबव प्राइस पे नहीं होता है, वो हमेशा बिलो होता है, हमेशा नीचे होता है। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प ले लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। डिप्रिसिएशन मीन्स ग्रेजुअल रिडक्शन, यानी कि धीरे धीरे घटते जाना। और लॉस, अगर रिड्यूस होगा, वैल्यू मेरा रिड्यूस होगा 50,000 से 30,000, 30,000 से 20,000, 20,000 से 10,000, इस तरह से होते जाएंगे तो हमारा वैल्यू रिड्यूस होते जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यू टू वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब वियर एंड टियर, वियर का मतलब होता है पहनना। अगर शर्ट पहनिएगा, बार बार पहनिएगा तो टियर तो होंगे, फटेंगे ही, है ना। यानी कि यहाँ पर शर्ट की बात नहीं है, बाइक अगर बार बार आप यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू तो कम होगा ही, डिप्रिशिएट होगा ही। वियर एंड टियर बोलने का मतलब कि अगर आप यूज करिएगा तो उसका वैल्यू कम होते जाएगा। ठीक है, एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिनका नाम है R.N. कार्टर। क्या नाम है? R.N. कार्टर।
अगर आर.एन. कार्टर के अनुसार डिप्रिसिएशन का डिफिनेशन देखते हैं तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर.एन. कार्टर डिप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट फ्रॉम एनी कॉसेस। कोई भी कारण हो, कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन जो होता है वह धीरे धीरे और परमानेंट डिक्रीज होता है। अब 50,000 से 30,000 वैल्यू हो गए तो फिर क्या बाद में 35,000 हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, 30,000 से और कम ही होंगे, यानी कि जो कम हो गए वो रिड्यूस ही होंगे, इंक्रीज नहीं करेगा। यानी कि डिप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल, धीरे धीरे और परमानेंट रिड्यूस होता है वैल्यू ऑफ असेट, असेट का वैल्यू रिड्यूस होता है, ठीक है ना। असेट फ्रॉम एनी कॉस्ट, कोई भी कारण हो सकता है, आपको चलाने की वजह से हो सकता है, या आज का ट्रेंड और नया आ गया जिसमें आपका पुराना ट्रेंड का बाइक था वो बाइक अब कोई नहीं पूछता, जिसकी वजह से आपका जो वैल्यू कम हो जाएंगे, है कि नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। एक बात फिर देखिएगा, इट इज चार्ज्ड ऑन ऑल फिक्स्ड असेट, यह जो होते हैं डिप्रिसिएशन जो होते हैं वह सभी फिक्स्ड असेट पर चार्ज किए जाते हैं। डिप्रिसिएशन को सभी फिक्स्ड असेट पर चार्ज किए जाते हैं। ठहरिए, डिप्रिसिएशन को सभी फिक्स्ड असेट पर चार्ज किए जाते हैं, लेकिन ठहरिए, एक ऐसा भी फिक्स्ड असेट है एज फॉर एग्जाम्पल लैंड, यह कभी भी इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। तो अब सवाल उठता है कि अभी तो हमने बोला है कि डिप्रिसिएशन पूरे फिक्स्ड असेट पर चार्ज होता है, लेकिन लैंड भी हमारा फिक्स्ड असेट है, इस पर डिप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज होता है? तो खुद सोचने की बात है कि अगर आपके पास लैंड है तो क्या वह कभी भी ख़त्म हो जाएंगे? डिजेबल नहीं होंगे ना। प्रत्येक वर्ष अगर आप ज़मीन, आज के समय की बात है, अगर ज़मीन आप लैंड खरीद के रख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पर ईयर उसका दाम वैल्यू इंक्रीज होंगे, डिक्रीज नहीं होगा। इसलिए लैंड पर डिप्रिसिएशन नहीं, अप्रिसिएशन चार्ज होता है, यानी कि लैंड का वैल्यू कम नहीं होता है, लैंड का वैल्यू और इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो लैंड एक ऐसा असेट है जिस पर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि वैसा हर एक संपत्ति जिसका एक अंत है, वैसा हर एक संपत्ति जिसका एक अंत है उस पर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज यही मेरा जो बोर्ड है, ठीक है ना, ये इसका एक ना एक दिन अंत होना इसका तय है कि नहीं है। तो इट मीन्स इस पर हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज होंगे। अब देखिए ना, जब हमने नया खरीदा था प्योर मिल्की वाइट था, एकदम दूधिया सफ़ेद था, लेकिन अब देखिए जहाँ तहाँ ब्लैक स्पॉट हो गए हैं, है ना। तो यानी कि धीरे धीरे डिप्रिशिएट होगा। अगर सपोज दैट हमने जितना में इसको परचेज किया था अब सेल करेंगे तो हमको क्या उतना का वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमने इसको यूज कर लिया, वियर एंड टीयर किया है, इसकी वजह से हमको इसका वैल्यू जो है जितना में हमने परचेज किया था उतना हमको वैल्यू नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा जो भी डिप्रिसिएशन वैसे असेट पर लगाया जाते हैं जिसका एक अंत होता है, अस्तित्व होता है। आपका ये जो लैंड होते हैं यह कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी लैंड तो लैंड ही रह जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन क्या 50 साल 100 साल तक के बाद ये बोर्ड रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यानी कि वैसा असेट जिसका एक अंत होता है, जिस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, और जिसका कोई अंत नहीं होता है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल लैंड, ठीक है। अब हम लोग डिप्रिसिएशन का फीचर्स देखेंगे। डिप्रिसिएशन का अब हम लोग फीचर्स देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला फीचर्स जो है, ठीक है, सबसे पहला फीचर्स कहता है कि इट डिनोट ग्रेजुअल परमानेंट एंड कंटिन्यूअस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। यह जो होता है ग्रेजुअल, धीरे धीरे, परमानेंट और लगातार घटते जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार एक साल घटेगा, दूसरा साल नहीं घटेगा, तीसरा साल घटेगा, चौथा साल नहीं घटेगा, इस तरह से नहीं होते हैं। परमानेंट धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाते हैं, ठीक है, पहला बात। दूसरी बात, इट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट। यह असेट का वैल्यूएशन करने का कोई प्रक्रिया नहीं है। हमारा असेट कितने का, उसका वैल्यूएशन करने का कोई प्रक्रिया नहीं है। बट डिटरमाइनिंग द लाइफ ऑफ असेट, इससे ना हमारा असेट का लाइफ मालूम चल पाता है। सपोज दैट ये बोर्ड हमारा जो था,
सपोज दैट ये बोर्ड हमारा जो था 1000 का था, ठीक है, और सपोज हमने इसको 2013 में परचेस किया था। अब प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष 100 रुपये के हिसाब से इसका वैल्यू खत्म होते जा रहा है, 100 रुपये के हिसाब से। इट मीन 2014 में फिर से 100 रुपये खत्म हो जाएंगे, है ना, यानी कि 900 का बचेंगे। फिर से 2015 में फिर से ख़त्म हो गए होंगे 100 रुपये का, यानी कि 800 बचे होंगे। फिर से 2016 में 100 का ख़त्म हो गया होगा, है ना, यानी कि इसी तरह से, यानी कि अब जब हम पहुंचते हैं तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जो हमारा वैल्यू जो रहेंगे वह 0 तक पहुंच सकते हैं। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम अगर कंटिन्यूअस एक ही स्पीड से मेरा डिप्रिशिएशन होता है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा ये जो बोर्ड है वह कुछ ही समय तक के लिए टिक पाएगा, इसके बाद इसका वैल्यू एकदम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। यानी कि यह जो होता है हमारा संपत्ति का, इसका वैल्यूएशन करने का कोई प्रोसेस नहीं होता, लेकिन इसका कितने समय तक ये चल पाएगा उसका हम लोग वैल्यूएशन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में देखते हैं, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस। डिप्रिसिएशन हमेशा होता है, हर समय होते रहता है। ऐसा नहीं होता है कि ये साल 2021 में हुआ है, 2022 में डिप्रिसिएशन नहीं होगा, 2023 में डिप्रिसिएशन होगा, 2024 में डिप्रिसिएशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डिप्रिसिएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इट ऑलवेज टेक प्लेस, इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। यह जो है नॉन कैश एक्सपेंसेस, यह डिप्रिशिएट हमारा हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसका वैल्यू खत्म होते जा रहा है, लेकिन इसको कैश के रूप में हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट में भी फिजिकल और फंक्शनल, यह फिजिकल हो सकता है या फंक्शनल भी हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको बता दें कि आपका जो डिप्रिशिएशन होता है वह किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर आता है, ठीक है ना। डिप्रिशिएशन जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर आता है। अब आगे देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक जो है डिप्रिशिएशन का डिफिनेशन देखा, डिप्रिशिएशन का आर्यन कार्टन के द्वारा क्या होता है डिफिनेशन, इसका हमने फीचर्स देखा है। अब हम लोग डिप्रिशिएशन अकाउंट का अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है ना। आप यह कह सकते हैं कि डिप्रिशिएशन अकाउंट का हम लोग, डिप्रिशिएशन अकाउंट जो होंगे इसका ऑब्जेक्टिव कहिए या तो नेचर या तो नीड बोलिए, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले नीड या ऑब्जेक्टिव, नीड बोलिए चाहे ऑब्जेक्टिव बोलिए, दोनों एक ही होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इसमें सबसे पहला पॉइंट है टू फाइंड आउट करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट है टू फाइंड आउट करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होता है देख लेते हैं। टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन of fixed asset used for production of good is required to be charged। देखिए इससे क्या होता है, अगर हम डिप्रिशिएशन बनाते हैं ना तो हम लोगों को यह मालूम चल पाता है कि हमारा प्रोडक्शन कितने का होगा, ठीक है ना। अगर सपोज डैट हमारा सपोज डैट कि ये हमारा जो पेन है, ठीक है ना, ये जो हमारा पेन है इसको हम 2 साल यूज करते हैं, ठीक है, इस पेन को हम 2 साल यूज करते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो है ना एक लिमिट पता चलता है कि ये पेन 2 साल तक हमारा चलेगा, यानी कि 2 साल के बाद फिर से नया पेन खरीदना पड़ेगा। तो कंपनी फैक्ट्री क्या करेंगे कि अच्छा एक कलम का वैल्यू 2 साल होता है, यानी 2 साल तक चल पाता है। चलो भाई, तो अगर हम कुछ समय स्टॉक न भी बनाते तो दूसरा का साल ख़त्म होने से पहले हम इस कलम का फिर से मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे ताकि हमारा मार्केट में अस्तित्व बना रहे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जब देखते हैं तो पॉइंट नंबर 2 में हमारा कहता है कि टू शो, पॉइंट नंबर 2 में टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना। तो ये जो होता है हमारा करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने में मदद करता है। यानी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब होता है कि यह जो होता है इससे हम लोगों को सही से हमारा आर्थिक स्थिति क्या है वह हम लोग जान पाते हैं।
द बैलेंस शीट विल रिवील द ट्रू एंड फेयर व्यू ओनली इफ डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड। बैलेंस शीट आपका तब अच्छा से स्पष्ट क्लियर बता सकता है, क्लियर हो सकता है जब बैलेंस शीट के अंदर हम लोग डिप्रिसिएशन को मेंशन करेंगे। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जो असेट होंगे, ठीक है ना, बैलेंस शीट के अंदर जो असेट साइड होंगे उसमें जो भी हम लोग अगर फिक्स्ड असेट है उस पर डिप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं तब हमारा ट्रू एंड फेयर अकाउंट होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर देखते हैं तो तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। ठीक है, अब देखिएगा, इससे हमको तो यह मालूम चल गया था कि पर ईयर 100 रुपया का इसका वैल्यू खत्म होता है। ठीक है ना, तो एट ए जो समय हमारा आएगा, सपोज 2022 में हमारा समझिए कि ये बोर्ड हमारा खत्म हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा इसका, तो हमारे पास जो है ना रिप्लेस करने का इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि चलो 2022 में मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, चलो भैया अभी 2021 तक मेरे पास टाइम है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि रिप्लेसमेंट करने के लिए हमारे पास टाइम जो होते हैं वो मालूम चल पाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, टू कंप्लीट विथ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। इसके अंदर देखते हैं तो कहता है, देखिए आपका कंपनी एक्ट 2013 है ना, कंपनी एक्ट 2013 में बना था, जिसमें कहता है कि हर एक कंपनी को डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है। क्या बोलता है? हर एक कंपनी को डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है। डिप्रिसिएशन अकाउंट बना लेने के बाद ही हम कितने का प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में डाल सकते हैं, बांट सकते हैं, वह हम लोगों को मालूम चलेगा। इसलिए हम लोगों को कंपनी के अकॉर्डिंग कहा जाता है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, कि हर एक कंपनी डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग इसका मेथड्स देखेंगे। सॉरी, एक थोड़ा सा हमने बताने में एक जगह गलती किया है कि डिप्रिसिएशन जो होता है वह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर नहीं होता है, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर होते हैं। यह हमने गलती किया है। ठीक है ना, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर कोई दूसरे टॉपिक आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन डिप्रिसिएशन अकाउंट जो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका मेथड देखेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट का मेथड क्या होता है। ठीक है ना, किस तरह से डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का अनेकों मेथड है। डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का अनेकों मेथड है। पहला जो आपका मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा जो मेथड है वह आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, लेकिन जब हम इसके बारे में चलेंगे तब बताएंगे। तीसरा जो होता है वह एन्युटी मेथड। चौथा मेथड जो है वह हमारा जो होता है डिप्रिसिएशन फंड मेथड। पांचवा जो मेथड होता है वह हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। छठा जो होता है हमारा वह रिवैल्यूएशन मेथड। सातवां मेथड जो होता है वह हमारा प्रोडक्शन यूनिट मेथड। 8वां नंबर में जो हमारा होता है वह मशीन आवर मेथड। मशीन आवर मेथड। 9वां जो मेथड होता है हमारा वह सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। 10वां मेथड जो होता है वह हमारा
माइलेज मेथड, ठीक है ना। इतने मेथड होते हैं डिप्रिसिएशन को निकालने के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिएगा, अब हम लोग इसमें से आप लोगों को इतना सा नहीं पढ़ना है, ग्रेजुअली आप लोग 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, आपको एन्युटी मेथड और एक दो सवाल में भी होंगे तो डिप्रिसिएशन फंड मेथड से होंगे, ठीक है ना। इतने ही पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से देखेंगे कि डिप्रिसिएशन किस तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, या तो इसी को हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, या तो इसी को हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी, ये तीनों नाम जो है स्ट्रेट लाइन मेथड का ही है। देखते हैं ये क्या होता है। कहता है कि इन दिस मेथड ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट इज रिटन ऑफ अर्ली सो एज टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट टू जीरो एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल वर्किंग लाइफ। देखिएगा, कहता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के माध्यम से हम लोग एक निश्चित अवधि, निश्चित रेट डिसाइड करते हैं, दर डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। सपोज डैट एक हमारे पास मशीन है, ठीक है ना, जो 90,000 का है। पर ईयर के हिसाब से हमने रखा है कि यह जो है इसका 10% पर ईयर डिप्रिशिएट होता है। पर ईयर 10% जो है वह डिप्रिशिएट होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष, सपोज दैट 5 इयर्स के लिए हमको डिप्रिशिएशन निकालना है, तो प्रत्येक वर्ष, सपोज हमारा 2021 के लिए डिप्रिशिएशन निकालना है, 2022 के लिए डिप्रिशिएशन निकालना है, 2023 के लिए निकालना है, 2024 के लिए डिप्रिशिएशन निकालना है और 2025 के लिए डिप्रिशिएशन निकालना है। तो प्रत्येक वर्ष जो होंगे यह इसका कितना परसेंट हो जाएंगे, डिप्रिशिएशन का जो रेट होंगे ना, कितना डिप्रिशिएट होगा, वो फिक्स होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। इसलिए इसको हम लोग ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, ठीक है ना। जितना भी पर 2021 के लिए कितना हो जाएंगे, तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है, आपका जो अमाउंट है ना परचेस का, उसको हम लोग 90,000 को 10% के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। एक साल के लिए निकाल देते हैं, यानी कि 9,000 प्रत्येक साल 9,000 रुपये डिप्रिशिएट होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो प्रत्येक वर्ष जो है 9,000 रुपये, यानी कि 9,000 रुपीज़ डिप्रिशिएट होगा। हर साल यह डिप्रिशिएट होगा। यह ऐसे कहा जाता है कि डिप्रिशिएशन अगर इस मेथड के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपका संपत्ति का वैल्यू, असेट का वैल्यू आपको तब तक ये निकलते जाएंगे जब तक यह जीरो तक ना पहुंच जाए, ठीक है ना, जब तक यह जीरो तक ना पहुंच जाए। जैसे कि 90,000 का था तो 2021 में 9,000 डिप्रिशिएट हो जाएगा। इट मीन्स कितना, 2021 के लास्ट में इसका वैल्यू कितने का मशीन करेगा, 81,000 करेगा। सिमिलरली पर ईयर जो है 9,000 घटते जाएंगे। तो इस तरह से जब जीरो हो जाएगा वैल्यू का ना, जब मशीन का वैल्यू जीरो तक पहुंच जाएंगे तब यह समझिए कि इस मशीन का वैल्यू खत्म हो जाएंगे। यह जो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से होता है, इसलिए इसको हम लोग फिक्स्ड मेथड कहते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या फिक्स होता है, या इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट होते हैं इसमें, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का एडवांटेजेस देखेंगे। इस मेथड का एडवांटेजेस क्या होता है, लाभ इस मेथड को ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड को SLM भी कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है ना। तो SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड का एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स क्या है, वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज। इसको उपयोग में लाना बहुत सिंपल होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमको तो 9,000 लिखते जाना है, ठीक है ना।
डिप्रिसिएशन वैल्यू इज स्टेबल, इसका जो वैल्यू होता है डिप्रिसिएशन का वह स्टेबल होता है, एकदम फिक्स है, पर ईयर 9000 है कि नहीं है। इसके बाद फिर देखते हैं वैल्यू ऑफ असेट कैन बी रिड्यूस्ड टू जीरो। अभी तक हमने बताया कि इसका वैल्यू जो था वह जीरो तक पहुंच जाएंगे, जैसे कि 2020 यानी कि 2020 में वैल्यू था 90,000, 2021 के अंत में हो जाएगा 81,000। उसी तरह से पर ईयर डिप्रिशिएट होते जाएंगे, ठीक है ना, जब तक जीरो ना पहुंच जाए। इट इज सुटेबल टू सर्टेन असेट लाइक लीजहोल्ड प्रॉपर्टी फर्नीचर। इस मेथड से हम लोग लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, फर्नीचर, मशीन, इस तरह का जो असेट्स होंगे उसको आसानी से डिप्रिशिएशन इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। इट इज इजी टू कैलकुलेट, इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी भारी है, हर समय तो एक ही अमाउंट हमारे होते हैं, यानी कि इसका कैलकुलेशन जो होता है वह काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना। अब इसका हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इट इग्नोर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यह कैपिटल का कितना दाम था उसको इग्नोर कर देता है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि कैलकुलेशन बिकम डिफिकल्ट व्हेन देयर इज एडिशनल परचेस और सेल। अगर इसके बीच में सपोज डैट 2022 में हमने एक नया मशीन, वही एक मशीन और परचेस किए, या हमने सेल कर दिया, इसका कुछ हिस्सा हमने सोल्ड कर दिया, तो वैसे स्थिति में इस पर डिप्रिशिएशन निकालना ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एज द असेट बिकम ओल्डर वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज बट फैक्ट इज इग्नोर्ड। अच्छा, एक बात बताइएगा, अब प्रत्येक वर्ष अगर हम 9000 के हिसाब से यूज करेंगे, अगर ये बोर्ड का एज फॉर एग्जांपल हमने दिया था कि ये बोर्ड जो हमारे होंगे, ये जो बोर्ड हमने सपोज 1000 का खरीदा था तो 2013 में, तो इसका हिसाब से पर डे जो पर ईयर जो है 100 रुपीज़ रिड्यूस होते जाते हैं, 100 रुपीज़ रिड्यूस होते जाते हैं, सॉरी 900 हो जाएंगे। तो बताइएगा, अब यहाँ पर सोचने वाली बात होता है कि प्रत्येक वर्ष 100 रुपये रिड्यूस होता है, क्या रियल में इसका वैल्यू प्रत्येक वर्ष 100 रुपये ही रिड्यूस होंगे? अब जितने पुराने ये होते जाएंगे उतना वैल्यू इसका और ज़्यादा रिड्यूस हो जाते जाएगा, उतना ही वैल्यू और डिप्रिशिएट होते जाएगा ना। लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, एक बार जो हमने फिक्स रख दिया 100 उसी को बार बार लिखते जाते हैं, ये एक डिमेरिट होता है कि नहीं, ठीक है। चलिएगा, अब हम लोग जो है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, यानी कि हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसको विशेष ध्यान से देखिएगा, फॉर परचेस ऑफ असेट। जब हम असेट को परचेस करेंगे तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है ना। जब असेट हमारा परचेस होता है तो क्या जर्नल एंट्री होता है, जो भी असेट हम परचेस करेंगे उसको डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के नाम से लिख देंगे। नरेशन में बीइंग असेट परचेस्ड, असेट को हमने परचेस कर लिया, ठीक है। और अगर हमारा पॉइंट नंबर 2 चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 की तरफ, फॉर इंस्टॉलेशन, हमने परचेस कर लिया है और उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए अगर हमने एक्सपेंसेस को दे रहे हैं तो हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा असेट अकाउंट डेबिट, जो भी हमने परचेस किया था उसको लिख देंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, टू कैश अकाउंट। नरेशन हमारा चेंज हो जाएगा, बीइंग इंस्टॉलेशन ऑफ असेट पेड। असेट का इंस्टॉलेशन करने के लिए हमने क्या किया है, पेमेंट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जब डिप्रिशिएशन चार्ज करने वाला, थर्ड एंट्री फॉर डिप्रिशिएशन, ठीक है। थर्ड एंट्री डिप्रिशिएशन, इसके लिए जर्नल एंट्री हमारे पास होता है डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, जो भी हमने असेट परचेस किया है उसका,
नरेशन में लिख देंगे बीइंग असेट डिप्रिशिएटेड, असेट क्या हो गया है, डिप्रिशिएट हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग डिप्रिशिएशन इन पीएल, डिप्रिशिएशन को पीएल में ट्रांसफ़र करने के लिए या पीएल में रिकॉर्ड करने के लिए, पीएल में रिकॉर्ड करने के लिए, पीएल में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या जर्नल एंट्री बनता है। ठीक है, तो आपका जर्नल एंट्री बनेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिशिएशन अकाउंट, बीइंग असेट ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, हमने असेट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, चलिएगा फिफ्थ एंट्री हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फिफ्थ एंट्री, फॉर सेल ऑफ असेट, फॉर सेल ऑफ असेट, असेट को अगर हम लोग बेचेंगे तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा। ठीक है ना, यानी कि आपका जर्नल एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, बीइंग असेट सोल्ड, असेट को हमने क्या कर दिया है, बेच दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिक्स्थ नंबर एंट्री देखते हैं। छठा एंट्री, अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो, अगर ये सब करने के बाद डिप्रिशिएशन, परचेज करने के बाद डिप्रिशिएशन लगाने के बाद पीएल में ट्रांसफर करने के बाद बेचने के बाद अगर प्रॉफिट होता है तो फॉर प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या जर्नल एंट्री लिखेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट अकर्ड, हमारा प्रॉफिट अकर्ड हुआ है। ठीक है ना, बीइंग प्रॉफिट अकर्ड। और अगर हमारे पास लॉस हुआ होगा, ठीक है ना, एंट्री नंबर सेवेंथ, अगर हमारे पास लॉस हुआ होगा फॉर लॉस, इसके लिए क्या जर्नल एंट्री बनेगा। तो अगर लॉस हुआ होगा तो आपका एंट्री पलट जाएगा, यानी कि आपका एंट्री बन जाएगा असेट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक है ना, नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग लॉस अकर्ड, लॉस हमारा क्या हो गया। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास जो थे सेवेंथ जो है बेसिक जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट हमारे पास होते हैं। ठीक है ना, डिप्रिशिएशन के रिगार्डिंग। अब इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ की पॉइंट देखते हैं। तो कहता है कि पॉइंट नंबर 1 यानी कि एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेस, अगर जब हमने परचेस करेंगे, जब हम कोई असेट को परचेस करेंगे तो ये वाला, और उस परचेस पे इंस्टॉलेशन के लिए पेमेंट अगर करेंगे तो ये एंट्री करेंगे। जब परचेस होगा तब एंट्री नंबर 1, और इंस्टॉलेशन के लिए हम पे करेंगे तो एंट्री नंबर 2। ठीक है, एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 4 मस्ट बी रिकॉर्डेड एट एंड ऑफ द एवरी ईयर, प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष, मान के चलिए कि 5 साल के लिए हमको डिप्रिशिएशन निकालना है। तो 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, तो 2021 के अंत में डिप्रिशिएशन का एक जर्नल एंट्री, और उसके बाद हमारा पीएल में उसको ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री, ये हर साल होंगे। 2021 में भी जर्नल एंट्री होंगे, 2022 में भी जर्नल एंट्री होंगे, 2023 में भी जर्नल एंट्री होंगे, 2024 में भी जर्नल एंट्री होंगे, 2025 में भी जर्नल एंट्री होंगे। ठीक है, प्रत्येक साल होंगे। इसके बाद एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 6 कहता है कि जब हम लोग असेट को बेचेंगे, ठीक है, जब हम लोग असेट को बेचेंगे तो एंट्री नंबर 5 हमारा होगा। बस समझ में आ रहा है, जब हम असेट को बेचेंगे तो एंट्री नंबर 5 यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा, और उस असेट को बेचने से हमको प्रॉफिट मिलेगा। और उस असेट को बेचने से हमको प्रॉफिट होता है तो हम लोग ये वाला एंट्री करेंगे, 6 नंबर एंट्री करेंगे, यानी कि पीएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है ना, और अगर हमें बाई चांस सपोज दैट हमें लॉस हुआ, प्रॉफिट ना होकर के लॉस हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये वाला एंट्री करेंगे, 7th नंबर एंट्री करेंगे फॉर लॉस के लिए असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना,
और इस तरह से आज का वीडियो जो है वह समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इससे बेस्ड जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 से प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं।